Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को एनालाइज करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे हर स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉस एंड डैमेज फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। कौन से इसमें से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंडर में क्रिएट किया गया था ये लॉस एंड डैमेज फंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इनिशिएट किया गया था COP 27 में, कब? 2022 में, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर UNFCCC मीन्स यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके अंडर में उन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाता है विच आर इफेक्टेड बाय क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर एंड फॉर्मली फिर जाके एप्लीकेशंस इसमें ओपन हुए थे COP 30 में। कहाँ पर हुआ था COP 30? 2025 में ब्राज़ील कंट्री में हुआ था। ठीक है, तो ये जो फंड है बेसिकली जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स होते हैं, इरिवर्सिबल क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, उनको एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट से टोटली सेपरेट रखता है एंड इट रिमेन्स अंडर फंडेड रिलेटिव टू इट्स ऑपरेशनल नीड। फाइन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था आपका। UNFCCC की बात करेंगे तो ये जो फ्रेमवर्क है ये कब हमने अडॉप्ट किया था? 1992 में ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है, पर्पस क्या था? ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस को स्टेबलाइज करना जिससे कि जो हमारा डेंजरस क्लाइमेट चेंज है वो प्रिवेंट हो सके। एंड यहाँ पर जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर दिस UNFCCC फ्रेमवर्क। ओके, देन हमने बात करी COP की। व्हाट इज़ इट? इट इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ एंड ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है UNFCCC की। जो फर्स्ट COP मीटिंग थी वो 1995 में हुई थी। कहाँ पर? बर्लिन में। एंड यहाँ पर COP 30 की हमने बात करी। COP 31 जो 2026 में होने वाला है ये कहाँ पर होगा? ये टर्की में होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट COP 32 मीन्स नेक्स्ट ईयर 2027 में COP 32 होगा आपका एथियोपिया कंट्री में। ओके, यहाँ पर हमने बात करी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स की। तो इसमें वो सारे इवेंट्स आते हैं जैसे कि हरिकेन्स हो गया, ड्रॉट हो गया एंड फ्लड वगैरह। सी लेवल अगर राइज होता है तो डेफिनेटली इससे कोस्टल फ्लडिंग भी जो इसमें रिस्क होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन चीज़ों को हम कहते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। फाइन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रूड ऑयल डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्रूड ऑयल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से क्रूड की बात हो रही है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरली एक्सपोर्टेड थ्रू रशियन पोर्ट्स सच एज प्रिमोर्स्क एंड नोवोरोसिक। Second is classified as medium sour crude blend and the third one is typically traded at a discount compared to the Brent benchmark. तो यहाँ पर ये बात हो रही है यूरल्स क्रूड की। ठीक है, यूरल्स क्रूड जो है ये ब्लेंड होते हैं आपके हैवी सावर ऑयल का फ्रॉम रशिया। मेनली आप इनको एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू प्रिमोर्स्क एंड नोवोरोसिस्क एंड यूरल्स जो क्रूड हैं इनको ट्रेड किया जाता है एट अ डिस्काउंट ड्यू टू हायर सल्फर कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट था ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड आपका लाइट स्वीट क्रूड ऑयल होता है एंड मेनली इट कम्स फ्रॉम नॉर्थ सी। ये मेजर प्राइसिंग बेंचमार्क के तौर पर सर्व करता है फॉर ग्लोबल ऑयल मार्केट एंड यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है आपके ये जनरली कमांड करते हैं हायर प्राइसेस दैन हैवियर क्रूड्स। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर दुबई क्रूड। तो नेक्स्ट है यहाँ पर दुबई क्रूड। तो इट इज़ अ मीडियम सावर क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो कि आपके मिडल ईस्ट साइड से आता है। इसको आप मेनली यूज़ करते हैं प्राइसिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स में टू एशिया एंड यहाँ पर जितने भी क्रूड हैं ये सबके सब अलग हैं बिकॉज ऑफ दियर जियोग्राफिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट यहाँ पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये आपका एक लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है। प्राइमरली आप इनको सोर्स करते हैं US से एंड इट इज़ अ की ऑयल प्राइस बेंचमार्क कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में एंड ये जाना जाता है अपने लो सल्फर कंटेंट एंड हाई API ग्रेविटी के लिए। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज़ A ऑप्शन, यूरल्स क्रूड। ओके, moving to next question, consider the following climate finance mechanism and which of the above operate under the UNFCCC framework. We have to identify कि इनमें से कौन कौन से mechanisms हैं जो ऑपरेट करते हैं under this framework. पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड, सेकेंड है एडेप्टेशन फंड एंड थर्ड वन इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। तो
तो तीनों ही मैकेनिज्म्स ऑपरेट करते हैं विद इन द UNFCCC फ्रेमवर्क। जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल कन्वेंशंस, जैसे कि आपका UNFCCC हो गया। देन एडेप्टेशन फंड की बात करेंगे तो इनिशियली ये लिंक था क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में एंड लेटर इसको फिर जाके पेरिस एग्रीमेंट के साथ में अलाइन किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल क्लाइमेट फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है अंडर UNFCCC और इसी के साथ तीनों ही मैकेनिज्म्स यहाँ पर ऑपरेट करते हैं अंडर दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे UNFCCC की। सो इट वॉज एडॉप्टेड इन 1992 ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। मेन गोल इसका क्या था? ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस को स्टेबलाइज करना जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज प्रिवेंट हो सके। नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ पार्टी टू द UNFCCC ट्रीटी। ओके, देन हमने यहाँ पर बात करी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। तो ये बॉडी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1991 में, जिसके अंडर में फंडिंग दी गई थी फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड ये सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर UNFCCC एंड इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एट्सेट्रा। ठीक है, एंड GAF ने अब तक 4000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को फंड किया है इन मोर देन 170 कंट्रीज़। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पर एडाप्टेशन फंड। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल 2001, हमने बात करी पीछे, एंड इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस होते हैं दैट हेल्प द वल्नरेबल कम्युनिटीज़ अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। एंड एडाप्टेशन फंड जो है इसको फाइनेंस करता है शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसको क्रिएट किया गया था 2010 में डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए इन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। फाइन, इसका पर्पस था $100 बिलियन तक एनुअली रेज करना बाय 2020 फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तीनों ही यहाँ पर जो क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म्स हैं ये सब के सब ऑपरेट करते हैं अंडर द UNFCCC फ्रेमवर्क। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, वी हैव टू चेक कौन कौन से सही हैं। द फर्स्ट वन इज यूजिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI कैन मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस विदाउट चेंजिंग पॉलिसी रेट्स डायरेक्टली। क्या ये फैक्ट सही है? तो येस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI को इनेबल करते हैं कि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें विदाउट अल्टरिंग और विदाउट चेंजिंग देयर पॉलिसी रेट्स। ओके, तो फर्स्ट इज परफेक्टली फाइन। सेकेंड है रेपो इज द रेट एट विच RBI गिव्स कोलेटरल फ्री लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। नो, क्योंकि रेपो उस रेट को कहते हैं जिस पर RBI जो है वो फंड्स को लैंड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट कोलेटरल, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है, तो ये टर्म क्योंकि लिखा हुआ है इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। And the third one is government securities are the debt instruments issued by the government to borrow money from commercial banks। ये आपका पार्शली सही है क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं ये गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप मनी को बोरो करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनको आप इशू करते हैं मार्केट में एंड दे आर बॉट बाय वेरियस एंटिटीज़। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये स्पेसिफिक कमर्शियल बैंक्स का जिक्र है इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? ओनली 1 वॉज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी सम कीवर्ड्स जो हमने इस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। OMO क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सेंट्रल बैंक कंडक्ट करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है RBI का ये। इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट में। इससे बेसिकली इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल होता है एंड करेंसी को स्टेबलाइज होने में मदद मिलती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1935 में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाद में जाके 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, RBI इकलौता करेंसी को इशू करने का ऑर्गेनाइजेशन है करेंसी नोट्स को एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। ओके, एंड RBI जो है वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है इंडिया के अंदर, राइट। देन हमने यहाँ पर बात करी रेपो रेट की। तो रेपो रेट हम उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जिस पर RBI मनी लैंड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स, एंड अगर रेपो रेट में चेंजेस होंगे तो डायरेक्टली इट इन्फ्लुएंसेस आवर इन्फ्लेशन एंड द लैंडिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। रेपो ऑपरेशंस टिपिकली कोलेटरलाइज्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फाइन, देन हमने यहाँ पर बात करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट, एंड इनका कुछ फिक्स टेन्योर होता है साथ ही यहाँ पर, एंड पीरियोडिक इंटरेस्ट भी इसका होता है विच इज़ नोन एज कूपन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकेंड वाला गलत हुआ बिकॉज ऑफ दिस टर्म कोलेटरल फ्री लोन, एंड द थर्ड वन वॉज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस टर्म कमर्शियल बैंक। ओके, now coming to the last question, which of the following treaties are primarily focused on nuclear disarmament and arms control? इनमें से कौन सी ट्रीटी है जिसका फोकस है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल?
द फर्स्ट वन इज स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एंड ये कौन से कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? यूएस एंड रशिया के बीच में, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टार्ट ट्रीटी थी वो 1991 में साइन हुई थी एंड लेटर इट केम इनटू फोर्स इन 1994। स्टार्ट जो ट्रीटीज़ हैं इनका फोकस क्या है कि स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनका नंबर कम करना एंड डिलीवरी सिस्टम्स को भी रिड्यूस करना, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर एनपीटी मीन्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ये फोर्स में आई थी 1970 में टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एंड इससे जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ प्रमोट होता है। इसका पर्पस क्या है कि वेपन प्रोलिफरेशन को स्टॉप करना, ठीक है। तो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आते हैं अंडर एनपीटी। कौन कौन से? यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। तो ऑल्दो जो ये आपकी एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन एंड प्रमोटिंग पीसफुल यूज़, लेकिन ये किसी भी तरह की एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है आपका वो गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर सीटीबीटी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये जो सीटीबीटी है ये भी प्रोहिबिट करता है सभी तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को ग्लोबल लेवल पर टू कॉन्स्ट्रेंट द वेपन डेवलपमेंट। एंड ये सपोर्ट करते हैं डिसआर्मामेंट को बाय बैनिंग द न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। तो सीटीबीटी इज़ परफेक्टली फाइन। सीटी20 जो है वो बैन करते हैं सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को एंड सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था 1996 में। और सीटीबीटी इज़ मॉनिटर्ड बाय अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सीस्मिक एंड सैटेलाइट सेंसर्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड सही थे, एनपीटी गलत था। करेक्ट आंसर वॉज ओनली 1 and 3। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। स्टार्ट ट्रीटी आपकी सही थी, सीटीबीटी सही थी। और यहाँ पर एनपीटी की हमने बात करी थी कि एनपीटी ऑल्दो प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन को, बट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ओके। एंड यहाँ पर हमें आर्म्स कंट्रोल भी चेक करना था, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आज हम 5 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, बाकी कल से फिर हम लोग वापस से 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड अगर आपको पसंद आई क्लास तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल, ओके। तो कल मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।